नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, पटना के रहने वाले मनीष कुमार जोशीमठ हादसे में लापता हैं। एनटीपीसी में इंजीनियर हैं मनीष कुमार। अब तक मनीष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के संपर्क में हैं आईटीबीपी के अधिकारी। आपको बता दें, एनटीपीसी में मनीष कुमार इंजीनियर हैं और अब तक मनीष कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मनीष कुमार कहां है इसका पता नहीं चल पा रहा है। जैसा कि जोशीमठ में एनटीपीसी का डैम बुरी तरह से पानी के तेज धार में बह गया था, उसके बाद मनीष कुमार गायब बताए जा रहे हैं। मनीष कुमार को खोज लगातार की जा रही है। पटना के रहने वाले मनीष कुमार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जोशीमठ हादसे के बाद से मनीष कुमार की तलाश लगातार जारी है। आईटीबीपी के अधिकारी परिवार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। माइग्रेटेड लेबर थे जो कि ईस्टर्न यूपी या बिहार से भी थे। लखीमपुर खीरी से कुछ डेटा आ रहा है कि वहाँ के कुछ लोग थे और कुछ लोकल्स भी थे। वहाँ पे 10-11 लोकल्स के भी गायब होने की, लापता होने की सूचना है हमारे पास। फिलहाल हमारा मेन फोकस वो टनल है, बिकॉज जो लोग उस धारा प्रवाह में बह गए होंगे वो या तो कहीं मिल जाएंगे अगर वो जीवित होंगे तो, या तो फिर हमको उनके लिए फिर अलग से अभियान चलाना पड़ेगा, जो चल भी रहा है। लेकिन अभी जो 30 लोगों की सूचना है जो उस टनल में है, जैसे कल हम लोगों ने 12 लोगों को बचा लिया वहाँ से, वैसे ही हम आशा करते हैं कि ये 30 लोग भी अंदर जीवित होंगे। टनल का स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, जो उसका मैप है वो हम। और हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या कुछ कहना है मनीष कुमार को लेकर? मनीष कुमार उस वक्त कहां पर थे जब यह हादसा हुआ था? देखिए, जिस तरह से बकायदा इस मामले में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिला है कि मनीष कुमार उस वक्त में जो टनल है, टनल का मुख्य द्वार बनाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। हालांकि वो एनटीपीसी में इंजीनियर पद पे कार्यरत हैं और उनके मार्गदर्शन में वहां पर पूरे जो काफी मजदूर जो है वहां पे काम कर रहे थे। तो इंजीनियर पद पे वहां पे कार्यरत होने की वजह से वहां पर तमाम जो चीजों को वहां पे देख रेख कर रहे थे। और मात्र 34 साल के मनीष कुमार हैं जो बिहार के पटना के रहने वाले हैं। अब उनके परिजन इस मामले में लगातार वो जानकारी लेना चाह रहे हैं। इस मामले में आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ में संपर्क में है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां के अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की जानकारी के लिए संपर्क साधा जा रहा है। और मनीष कुमार के बारे में मनीष कुमार के साथ साथ कई लोगों को संपर्क उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है, यहाँ पर ज्यादातर जो मजदूर जो हैं, जो कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार मूल के रहने वाले हैं। और यहाँ पर अभी तक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तकरीबन 60 मजदूरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे कार्यरत है। और बिहार मूल के, बिहार झारखंड के काफी मूल के रहने वाले जो मजदूर हैं वो वहाँ पे पोस्टेड थे। और जिस तरह से मनीष कुमार जिस तरीके से अभी हम आईटीबीपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनका कहना है कि टनल की जो पूरी मैपिंग है वो उनको मिल चुकी है और कई लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया है। तो क्या जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं, क्या उनसे कोई मनीष की जानकारी मिल पाई है कि मनीष उस वक्त कहां थे? क्या वो बहाव में बह गए या टनल में फंसे रह गए? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक जो जिनको रेस्क्यू कराया गया है उसको बेहतर मेडिकल चिकित्सा वगैरह जो व्यवस्था है वो दी जा रही है। अभी तक वो बहुत ज्यादा बयान देने की स्थिति में नहीं है। और अभी जो है तमाम वहां पर जितने लोग कार्यरत थे उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। वहां पर शुरुआती तौर पे कई ऐसे जो मुंशी होते हैं, क्लर्क स्तर के जो होते हैं, जिनके पास मजदूरों के बारे में जानकारियां होती हैं, तो उनका भी लापता होना कहीं न कहीं ये परेशानियां जो है और ज्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि उनके पास जो मजदूरों की एक लिस्ट होती थी, फहरिस्त होती थी, वो पूरा का पूरा वो वहां से बह चुका है। और कई जो वहां पे मैनेजर लेवल में जो कार्यरत थे वो भी वहां पे बह चुके हैं। शंकर, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर शिवहर से आ रही है, जहां पर शराब तस्कर ने पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी है। घटना में एक जमादार जख्मी हो गए हैं। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुरनहिया के बराही के पास की यह घटना है। तो शिवहर से बड़ी खबर, जहां पर शराब कारोबारी ने
पुलिस के जमादार पर कार चढ़ा दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबे में शराब तस्कर कितने बेखौफ हो चुके हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरी घटना और क्या शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं अलीम की यह घटना तकरीबन 1.5 घंटे पहले की है। कार में सवार होकर शराब से लदी कार थी और उसको लेकर जा रहा था। इसी बीच पुलिस की जो वाहन चेकिंग अभियान होती है तो उसको रोकने की कोशिश की तो जो शराब माफिया थे जो गाड़ी से शराब को लेकर जा रहे थे उसने पुलिसकर्मी पर शराब से लदी जो कार थी उसको चढ़ा दिया, जिसमें एक शख्स और एक दरोगा जो पुनैया थाने में पदस्थापित है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें शिवहर सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया है। और मैं आपको बता दूं अलीम की जो इलाका है नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है और लाख प्रयास के बाद भी जो पुलिस की कोशिश रहती है उसके बाद भी शराब की तस्करी का जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी आसानी से नेपाल सीमा से शराब के बड़े खेप को सीतामढ़ी शिवहर जो आसपास के इलाके हैं वहां लाया जाता है और उसे ऊंचे दामों पर बेचने का काम किया जा रहा है। जो सीमा है, जो खुली सीमा है, उसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं और शराब की तस्करी को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो शराब तस्कर बेखौफ हो चुके हैं और शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अगर उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। शेखपुरा के बरबीघा में भी शराब तस्करों पर पुलिस ने सख्ती की है। दरअसल पौधा संरक्षण कार्यालय के भवन में शराब मिली थी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे छुड़ा लिया। इस घटना के बाद एसपी एक्शन में आए और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि अगर छुड़ाए गए तस्कर ने सरेंडर नहीं किया तो उसके घर की कुर्की होगी। पुलिस कप्तान ने लोगों से सहयोग की अपील की है। जो शराब तस्कर है वो तो गिरफ्तार होगा ही, साथ ही जो उसको बचाने वाले थे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर वो खुद सरेंडर नहीं करेंगे तो एक एक के घर की कुर्की की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। जहां तक जानकारी मिली थी इसमें तो इस व्यक्ति पर कार्रवाई की गई और इसके अलावा और भी सूत्र मिले हैं कि ये लाता कहां से था और किसको किसको देता था, उस पर कार्रवाई चल रही है। नेवी जवान सूरज के हत्याकांड की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। पुलिस की टीम पालघर के जंगलों से लेकर चेन्नई और रांची में हर तरफ मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंबई के पास पालघर के वेजलपाड़ा की इन पहाड़ियों पर एक नेवी के जवान को जिंदा जलाने की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 31 जनवरी 2021 को सूरज के पिता ने चहलपुर थाने में बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही आईएनएस अग्रणी के कमांडिंग अफसर को भी इसकी जानकारी दी गई। इंडियन नेवी पुलिस और झारखंड पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक सूरज के पास 3 मोबाइल नंबर थे। 1 फरवरी 2021 की शाम तक सूरज का फोन चालू था। सूरज ने फोन से भोपाल की आस्था और मुंबई की अजल कंपनी को फोन किया और पैसे की लेनदेन को लेकर बात कही। मुंबई के कोलाबा की एसबीआई शाखा में सूरज का सैलरी अकाउंट है जिसमें 8,43,000 के पर्सनल लोन की बात सामने आई है। इसी खाते से शेयर ट्रेडिंग की बात भी सामने आई है। मुंबई के एक दूसरे बैंक में भी सूरज का अकाउंट था और सूरज ने नेवी की सहकारी संस्था से 6 लाख रुपए लोन लिए थे। 15 जनवरी 2021 को सूरज की मंगनी हुई थी। ससुराल वालों ने 9 लाख रुपए सूरज के खाते में जमा कराए थे। 5 जनवरी की सुबह गोलवर थाना क्षेत्र में सड़क पर सूरज की जली हुई हालत में बॉडी मिली। सूरज इंडियन नेवी में आईएनएस अग्रणी में कोयंबटूर में तैनात थे। 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 तक छुट्टी पर थे। अगली खबर का रुख करते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पलामू के चैनपुर में सूरज कुमार दुबे के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने परिजनों का ढांढस बंधाया। साथ ही कहा कि सरकार सूरज कुमार दुबे के परिवार के साथ है। महाराष्ट्र सरकार से बात कर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की कोशिश होगी। उन्होंने सूरज के परिवार को सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिलाया। मैं पूरी तरह से इस परिवार के साथ है और जो भी
इस घटना में दोषी होंगे, जिनकी भी संलिप्तता होगी, चाहे साजिशकर्ता हों या घटना को अंजाम देने वाले हों, महाराष्ट्र सरकार से हमारे गृह सचिव स्तर से वार्ता करके और इस पर से जल्द पर्दा उठेगा। जो भी अपराधी होंगे, जो भी साजिशकर्ता होंगे, उनका चेहरा बेनकाब होगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जामताड़ा जिला कृषि प्रधान की श्रेणी में है। यहां 90 के दशक तक नाला के कास्ता, सुल्तानपुर, पत्थरगट्टा, महेह मुंडा, पलाश जंगल से ईसीएल का कोयला निकाला जाता था, जो लगातार भूमि धंसान के कारण बंद कर दिया गया। इसका नियंत्रण पश्चिम बंगाल के सक्टोरिया से होता था। ईसीएल के बंद खादान में हमेशा अवैध खनन किसी न किसी रूप में होता रहा है। इन दिनों यहां संगठित रूप से अवैध खनन का काम चल रहा है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों तक को है। एक ओर राजस्व की कमी की परेशानी का सामना प्रदेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के खनिज संपदा को लूटने का काम बदस्तूर जारी है। जामताड़ा जिला के अंतर्गत नाला प्रखंड में अवैध तरीके से कोयला चल रहा है। हम आपका जिला प्रशासन को भी अवगत किया है, आपका झारखंड सरकार को भी ट्विटर के माध्यम से दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कम से कम रात को 80 से ज़्यादा कोयला निकल रहा है, 80 गाड़ी। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां बड़काकाना थाना चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने डिवाइडर के पार से सड़क पार कर रहे एक शख्स को अपनी चपेट में ले लिया। कार शख्स को घसीटते हुए 50 मीटर से ज्यादा दूर तक ले गई। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार ने गलत तरीके से डिवाइडर पर चढ़ते हुए सड़क पार कर रहे शख्स को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। शख्स को धक्का मारने के बाद भी कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर गया। सड़क पार कर रहे एक शख्स ने कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। हादसे में आजाद अंसारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रामगढ़ के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। रांची के डोरंडा में एक पेट्रोल पंप पर अजीबोगरीब वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। दरअसल दो बाइक सवार पेट्रोल पंप पर आते हैं। एक ने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, उसके बाद दोनों ने पंप कर्मचारी से हंसी मजाक किया। फिर दूसरी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डालने को कर्मचारी से कहा। कर्मचारी तेल का नोजल लाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, इतने में ही दोनों बाइक वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। दोनों मास्क में मुंह ने उठा रहा, देखिए ना, दे दिया मैंने, नाम दिया कैसे भागा। सासाराम के चंदन पहाड़ी पर मौर्य शासक सम्राट अशोक का एकमात्र शिलालेख है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह अतिक्रमित हो चुका है। इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। शिलालेख को लोहे के दरवाजे से बंद कर दिया गया है, साथ ही चूना और पेंट से रंगकर इसे विकृत कर दिया गया है। कहा जाता है कि 2400 साल पहले बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान सम्राट यहां विश्राम किए थे। पर्यटक और शोधार्थी यहां पहुंचते हैं तो उन्हें यह व्यवस्था निराश कर देती है। हालात का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं अभी हूँ सासाराम के चंदन तन शहीद पहाड़ी पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सम्राट अशोक का शिलालेख है। ये सम्राट अशोक की लघु शिलालेख है। बताया जाता है कि जब सम्राट अशोक यहाँ आए थे और इधर से सारनाथ जब जा रहे थे, उसी दौरान जो है सारनाथ जाने के दौरान इस पहाड़ी पर रुके थे। और चंदन तन पीर पहाड़ी है, आप देख सकते हैं, बहुत ऊंचा अवस्थित है और यहाँ एक मज़ार भी स्थित है। लोग यहाँ मज़ार पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चंदन तन पीर पहाड़ पर एक लघु शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित की गई है। आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख लिखवाया था जब वो सारनाथ जा रहे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान। और उस दौरान यहाँ एक लघु शिलालेख
स्थापित किया गया। फिलहाल यहाँ ताला बंद है और जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ये देखने को नहीं मिल पाता है, चूंकि कुछ मामला है जिला प्रशासन द्वारा। पिछली बार इसका ताला खुलवाया गया था। आप अंदर देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का लघु शिलालेख किस हालात में है और इसका ताला फिलहाल बंद है। और जब भी कोई विशेष आयोजन होता है तब इसका ताला खुलता है। आम पर्यटकों के लिए अभी भी यह बंद है। तो सम्राट अशोक का ये लघु शिलालेख है। गया और सारनाथ के बीच अवस्थित ये सासाराम में प्रमुख स्थल है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी प्रमुख स्थल है और इतिहास के जो रिसर्च करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी यह प्रमुख स्थल है। लेकिन आज जो है इसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है और फिलहाल आम लोगों के लिए ताला बंद करके रखा गया है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम के इस चंदन तन पीर पहाड़ी पर स्थित लघु शिलालेख की जो स्थिति होनी चाहिए थी पर्यटकों के लिए वो यहाँ व्यवस्था नहीं है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार में आज से स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लास शुरू हो गई है, लेकिन गोपालगंज के तकिया याकूब मिडिल स्कूल में करीब 11 महीने बाद स्कूल खुलने पर भी न शिक्षकों में उत्साह दिख रहा है न छात्रों में। तय समय तक 6ठी क्लास का कोई छात्र स्कूल नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि 10 शिक्षकों में से मात्र 3 शिक्षक ही स्कूल पहुंचे थे। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। कोरोना काल में एक लंबे अंतराल के बाद आज बिहार के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में 6वीं क्लास से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। और अभी हम गोपालगंज सदर प्रखंड के तकिया याकूब गांव में हैं और यहाँ पर तकिया याकूब का ये हाई स्कूल का मिडिल स्कूल है और यहाँ पर भी 6वीं की पढ़ाई शुरू है, आज से शुरू होनी थी। लेकिन अभी हम स्कूल में आए हैं और आप देखेंगे कि अभी तक जो है यहाँ पर एक भी छात्र नहीं आए हैं और यहाँ पर एक टीचर हैं, कुछ रसोइया हैं यहाँ पर, और अभी कोई छात्र नहीं पढ़ने के लिए आया है। चूँकि कोरोना काल को लेकर एक लंबे तरह के बाद स्कूल खुला है। आप देखिए कि ये स्कूल का ये कार्यालय है, कार्यालय खुला हुआ है यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के मास्क, ग्लव्स का जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए जो है यहाँ पर सरकार ने निर्देश दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैडम है यहाँ पर स्कूल में आई हुई हैं और इनसे भी बात करते हैं। और कोई छात्र नहीं है, पर हम आपको स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए पूरा ग्राउंड खाली है और इसे कोरोना का डर कहें या फिर जानकारी का अभाव, एक भी छात्र यहाँ नहीं पहुँचे हैं। टीचर हैं तो सिर्फ 2 ही टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो स्कूल में आज से स्कूल शुरू हो गया है लेकिन कोई छात्र नहीं पढ़ने आया है, मतलब उनको जानकारी दी गई थी या फिर जी सबको बताई गई जी जी। तो कोई छात्र नहीं आया अब तक जो है, अभी तक तो नहीं आया। और कितने टीचर हैं यहाँ पर? यहाँ 10 टीचर हैं। 10, लेकिन 2 ही स्टाफ आए हैं केवल यहाँ पर, और बाकी स्टाफ को जानकारी नहीं थी या फिर नहीं? सब लोग आएंगे, अभी सब लोग आएंगे। 10 एक स्टाफ आई है जिसका नाम रोशन आड़ा है जी। और फिलहाल छात्र नहीं आया यहाँ पर। अभी छात्र अभी फिलहाल हम संपर्क कर रहे हैं, कुछ का मोबाइल लग रहा है, कुछ का। छात्र आते भी तो पढ़ाई कैसे होती जब टीचर ही नहीं आए हैं तो? जी सर, तो जब छात्र भी नहीं है, टीचर भी नहीं है तो पढ़ाई तो नहीं होगी। तो ज़ाहिर तौर पर देखिए कोरोना काल में स्कूल तो खुला है और स्कूल खुलने के बाद छात्रों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर छात्र भले ना आए हों, लेकिन जो स्टाफ थे उन्हें आना था। यहाँ पर 10 टीचर हैं, लेकिन 10 टीचर में से मात्र 2 ही टीचर यहाँ पर आए हैं और 2 यहाँ पर जो रसोइया हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से गोपालगंज का जो ये तकिया याकूब का जो मिडिल स्कूल है यहाँ पर आप देखेंगे कि लापरवाही है, शिक्षकों की लापरवाही है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं स्कूल पर। हालांकि छात्र भले ना आए हों लेकिन टीचरों के समय पर आना चाहिए था। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और मुंगेर के स्कूलों में भी रौनक लौट आई है। 6ठी और 8वीं कक्षा के बच्चे अब क्लास कर पाएंगे। कोविड गाइडलाइन के साथ खुले स्कूल का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। कोविड की वजह से पिछले कई महीनों से बंद स्कूल अब खुलने लगे हैं। पहले हाई स्कूल को खोला गया, अब मिडिल स्कूल को खोला गया है। मैं इस वक्त हूँ TM बालिका मध्य विद्यालय में। आप देख सकते हैं कि कोविड को लेकर कैसी व्यवस्थाएं की गई है। जो बच्चे आए हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, हाथों में सैनिटाइज दिया जाता है, मास्क दिया गया है। देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चों को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ही स्कूल में उनको जाने दिया जाता है। साथ में यहाँ के जो हैं प्रिंसिपल हैं, इन्हीं से जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। सब रूम को सैनिटाइज करवा दिया गया है, उसके बाद सब सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद ये बैठने की व्यवस्था 50-50%। हमारे यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है इसलिए मैं 50-50 ऑड और इवन रोल नंबर के अनुसार बैठाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। कई महीनों के बाद ये स्कूल आए हैं तो इनको भी काफ़ी उत्साह है
हम इन्हीं बच्चों से जानेंगे कि उनको कितना उत्साह है कि कितने दिनों के बाद अब स्कूल खाएं? 10 महीने के बाद आया। तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो आपका जो सिलेबस पीछे चला गया था कंप्लीट हो पाएगा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। तो कैसा लगता है मतलब आज स्कूल आके? अच्छा लग रहा है। कैसा लगा स्कूल आके? अच्छा लगा। कितने महीनों के बाद स्कूल आएंगे? 10 महीने के बाद। 10 महीने के बाद। 10 महीने के बाद आएंगे आज स्कूल। बच्चों ने भी कहा कि वो 10 महीना के बाद आज स्कूल आए हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। अब उनका जो सिलेबस है जो पीछे गया है वो कंप्लीट हो सकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। एनजीटी के आदेश के बाद रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में आरा रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। स्टेशन प्रबंधक ने साफ सफाई और जुर्माना वसूलने का जिम्मा टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ को सौंपा है। अगर आप रेलवे परिसर में गंदगी करते पकड़े गए तो 300 से 500 रुपए जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। सर, हम अभी आ रहे हैं, टिकट मेरा कैंसिल हो गया है। अच्छा, बच्चे खा रहा होगा, वो गिर गया। अब इसके चक्कर में हम जाए कैसे? और कोई बात नहीं। तो अब पता चल गया ना? पता मुझे पहले से सर था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि बच्चा खा के गिरा दिया। मेरा गाड़ी कैंसिल हो गई, तो मैं उधर गया था, बच्चा इधर लेके कुछ। जुर्माना वसूला जाता है सप्ताह में 2 दिन 3 दिन। जो गंदगी फैलाते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाता है। अभी जो नए निर्देश प्राप्त हुए उसमें क्या प्रावधान है सर? 300 से 500 और जेल भी? नहीं, अगर जुर्माना देता है तो जेल का प्रावधान। कार्रवाई हो भी रही है। कार्रवाई इतनी हो रही है, पिछला मार्च महीना में 3000 रुपये फाइन हुआ है, इस माह भी फाइन हुआ है। और धीरे धीरे हम लोग जागरूक कर रहे हैं। पैसेंजर को भी जागरूक करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। डस्टबिन वगैरह सब जगह उपलब्ध हो गया है। अभी पहले तो आपके हिसाब से मतलब ये इनिशिएटिव कैसा है? बेहतर है? बहुत बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया पहल है, स्वच्छता के ख्याल से और पर्यावरण के ख्याल से। अब रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाई तो देना होगा जुर्माना। जी हाँ, अब रेलवे स्टेशन यात्रियों को न सिर्फ जागरूक करेगा बल्कि उनसे सख्ती से भी निपटेगा। साफ तौर पर रेल प्रशासन ने अब ये ठान लिया है कि जो भी रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाते मिल गए उन्हें या तो आर्थिक जुर्माना देना होगा या उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि लगातार पर्यावरण को लेकर सरकारी विभागों को निर्देश देती है, उसने साफ तौर पर रेलवे को ये निर्देश दिया है कि अब जो भी दैनिक यात्री हो या जो आने जाने वाले यात्री है रेलवे स्टेशन पर, वो अगर गंदगी फैलाते हैं तो उन्हें 300 से 500 रुपये जुर्माना देना होगा। और इसके लिए आरपीएफ, जीआरपी और आरा रेलवे स्टेशन हो या कोई भी स्टेशन, उसके स्टेशन मैनेजर जो है वो जिम्मेवारी निभाएंगे। यानी उनको साफ तौर पे यात्रियों को न सिर्फ जागरूक करना होगा बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूलना होगा। हमारे साथ कुछ यात्री हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि एनजीटी का जो निर्देश मिला है और रेलवे की जो पहल है जो यहाँ सख्ती सब लागू होने वाली है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, बताइए आप। देखिए, एनजीटी का जो निर्देश है ये हमारे हरित क्रांति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रोज लाती है। ये गाइडलाइंस आया है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको रेलवे को छूटना नहीं है तो सबसे पहले इसके लिए पान गुटखा पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा कि उसके बिक्री पर प्रतिबंध हो। रेलवे के इर्द गिर्द में जो कचरा वगैरह जो फेंकता है उस कचरे को कंट्रोल किया जाए। ये तो सही है, ये अच्छी बात है जो हो रही है, कार्यक्रम वो अच्छी चल रही है क्योंकि साफ सफाई अच्छी जो चीज़ है और ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, बस यही लोग कर रहे हैं। तो देखा आपने, लोग बाग भी ये मानते हैं, जो दैनिक यात्री है वो भी ये मानते हैं कि जो एनजीटी का निर्देश प्राप्त हुआ है रेलवे प्रशासन को वो बिल्कुल सही है। अब न सिर्फ लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है बल्कि उन्हें अब सचेत भी होना पड़ेगा। आरा रेलवे स्टेशन से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण।